नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसे डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं जो खिदमत खल्क़ का गैर मामूली जज्बा रखते हैं और अपने अखलाक व किरदार और के ज़रिए लोगों के दिल जीत लेते हैं और अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा दी होती है। वैसे भी आप देखते हैं कि डॉक्टर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर डॉक्टर के हाथ में शिफा हो तो लोग उसके करीब जाते हैं, उसका क्लिनिक का रुख करते हैं, उसका हॉस्पिटल का रुख करते हैं और उससे शिफा पाते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि हम तो इलाज करने वाले हैं, शिफा देने वाला तो रब्बे ज़ुल जलाल है। यकीनन ऐसा ही है। अगर अल्लाह जिसे चाहे शिफा देता है, जिसे चाहे बीमारी देता है। तो बहरहाल आज हम जिस डॉक्टर को आपके सामने मदऊ कर रहे हैं या आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो कोई मोहताज तारुफ नहीं है और वैसे भी सियासत के एक और प्रोग्राम में वो शिरकत कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि किस तरह कोरोना वायरस पर काबू पाया जाता है, किस तरह उसका इलाज करवाया जाना चाहिए और कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद फैसल की और आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज फेफड़ा व शुश हैं और इंतहाई कम उम्री में भी उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं अपने इलाज के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए और अपने पेशा वराना जो महारत है उसके ज़रिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी। और डॉक्टर साहब के बारे में एक बात आपको ये भी बता दूं, सबसे अहम बात यह है कि वो समीर हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम है या आसिफ नगर समीर हॉस्पिटल जो है ना, वो उसके आप कंसल्टेंट भी हैं और आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं। और आज हमने एक ऐसा मौजू चुना है या उसका इंतखाब किया है जिससे लोगों को पता चलेगा कि टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस या दिख जिसे कहते हैं वो क्या है और कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या अक़साम हैं और उसके क्या नुकसानात हैं, क्या वो काबिल इलाज भी है या नहीं। इस तरह हम सवालात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद फैसल से। तो डॉक्टर साहब पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जो टीबी के मरीज़ हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान अब टीबी के मरीज़ों से छुटकारा पा चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारा मुल्क जो टीबी के मरीज़ों से छुटकारा पा चुका है? अब अभी तो हम उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हैं छुटकारे के। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2018 का जो रिलीज़ हुआ था उसमें गवर्नमेंट कंफर्म किए थे कि अराउंड अबाउट 20 लाख ईयरली टीबी के केसेस अभी भी आ रहे हैं और टीबी के केसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की एक्सटेंसिव काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद भी टीबी कंट्रोल में नहीं आया है और नंबर ऑफ़ केसेस जो तादाद में बढ़ रहे हैं वो ओवरऑल कम है, बट अभी टीबी ख़त्म नहीं हुआ है और काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशल लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी है कि भाई टीबी सिर्फ गरीब तबके में या गांव के तबके में या ट्राइबल एरिया जिसको बोलते हैं वहाँ पर है। बट अगर आप कोई लोकल हॉस्पिटल जाएंगे या आपके सिटी का, आपके शहर का टीबी के दवाखाने में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि टीबी की बीमारी काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी फैली हुई है, गरीब अमीर कुछ नहीं देखती। और कई मैं जानता हूँ सेलिब्रिटीज़ जो जिनको टीबी से इंतकाल हुआ है। सो टीबी अभी कहीं नहीं गया है, टीबी है हमारे बीच में और उससे उतना ही डरना चाहिए जितना आप कोई भी दूसरी जानलेवा बीमारी से डरते हैं। जी जी जी। अरे एक सवाल ये भी पैदा होता है, जैसा कि आपने बताया कि अभी हम छुटकारा नहीं पाए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि टीबी होता क्यों है? टीबी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया रहने का एडवांटेज ये है कि जैसे कोविड जल्दी जल्दी अपना चेहरा बदलता है, वो नहीं बदलता और उसके ट्रीटमेंट आसान है कंपेयर टू कोई फंगस का ट्रीटमेंट हो या कोई वायरस का ट्रीटमेंट हो। आपकी टीबी का ट्रीटमेंट आसान है एंड इफ़ेक्टिव है ज़्यादा और जल्दी जल्दी नहीं बदलता। जैसे कि कोविड का ट्रीटमेंट थोड़ा कंफर्म नहीं है, टीबी का ट्रीटमेंट कंफर्म्ड है और इसका इलाज ईजियर है कंपेयर टू दूसरे बीमारियों के। बट उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम पर ये बीमारी को पकड़ा जाए और जिनको भी टाइम पर हम बीमारी पकड़ लेते हैं उसमें इलाज काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रहता है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये देखा जाता है कि जो टीबी के जो मुतासिरा लोग होते हैं, मरीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, तो क्या ये बच्चों में और जवानों में सब में होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है टीबी के लिए कि सिर्फ ज़ईफ़ लोगों में होगा या कम उम्र में होगा। बच्चों से लेके 100 ईयर्स या मैक्सिमम एज जितनी भी है सबको हो सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है।
इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको सही तरीके से पकड़ें। कई बार ये होता है कि जो है बुखार आ गया या कोई दूसरी बीमारी आ गई, वो डॉक्टर्स उसको कभी कभी पहचान नहीं पाते क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते जी जी कि नहीं भाई नहीं होगा समझते। और स्पेशली जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो लोग बोलते हैं भाई हमारे को टीबी क्यों आता। तो ये वो गोली जनरली आजकल तो दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, तो पैरासीटामॉल खा लिए, क्रोसिन खा लिए, वो चलाते रहते जब तक कि कंट्रोल में नहीं आ रही बीमारी, बुखार कम ही नहीं हो रहा, वेट गिरते जा रहा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके ज़रिए सबको बताना चाहूँगा कि टीबी का एक इम्पॉर्टेंट साइन जिसको बोलते हैं, मतलब अलामत है कि आपका वेट लॉस होना, मतलब कंटिन्यूस वेट लॉस होते रहता। आप कोशिश नहीं कर रहे वेट कम करने की, बट खुद ब खुद वजन गिरते रहता, शाम के टाइम पे बुखार आते रहता। ये एक अलामत है कि आपको टीबी आने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में किसी को टीबी हुआ तो आपको होना, ज़रूरी नहीं है कि आपके अतराफ फ्रेंड्स फैमिली में किसी को हुआ तो आपको टीबी होना। बेसिकली कोई भी है जिनको कोई समझिए जिसको टीबी था, वो आपके पास आके खांस लिए, ज़रा ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लिया, उनको भी शायद पता नहीं था कि उनको टीबी है। वैसे इसमें काफ़ी इजीली स्प्रेड हो जाता ट्यूबरक्लोसिस, बट हम लोग ये देख रहे कि अभी हम जिस तरीके से मास्क पहन रहे हैं तो शायद चांसेस है कि टीबी का स्प्रेड कम हो उससे, क्योंकि मास्क तो प्रिवेंट कर लेता खांसी। अच्छा, जब टीबी की बात होती है तो ये देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के टीबी होते हैं। जी जी, तो कुछ अक़साम के बारे में बताएं आप। जी, तो इम्पोर्टेंट ये है कि टीबी बाल और नाखून को छोड़ के जिस्म के हर हिस्से का हो सकता है। जी जी, इसमें जनरली सवाल ये आता है कि कौन सा टीबी ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर मेडिकल डेफिनेशन नहीं है कि ये ज़्यादा सेफ है। कोई सेफ टीबी तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर फास्ट मूविंग देखा जाए तो फेफड़े का टीबी है जो अगर ट्रीट नहीं किया जाए कभी कभी तो जल्दी जानलेवा हो सकता है। पेट का टीबी है, पेट में बहुत दर्द और कई कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पेट के टीबी के। थोड़े लोगों को रीढ़ की हड्डी का टीबी होता है, जी हाँ, हम जिनको पॉट स्पाइन कहते हैं जी, वो भी काफ़ी दर्दनाक, पेनफुल कि पेशेंट सालों बिस्तर पे हो जाते हैं। उसका भी ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे हो जाए तो वो लोग भी बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। तो अभी जैसे लेडीज़ हैं इंडिया में, शायद सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, मेरे को इनफर्टिलिटी का उर्दू लफ्ज़ निज़ाम जो होता है वो, जी जी, इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मेन कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस है। अच्छा, जो किसी को जनरली क्या होता है कि हमारे वालिदैन या बुजुर्ग लोग को टीबी होता और हमारे घर के बच्चियाँ जो है ना सर्व करते, उनका जो है ना मिजाज ख़राब रही, जब हम उनके साथ रहते उनको सर्व करते तो इनडायरेक्टली वो बच्चियों को स्प्रेड हो जाता ट्यूबरक्लोसिस खांसी के ज़रिए, और उनको पता नहीं चलता कि वो लोगों को टीबी हो गया जी, और उनको जो है इनफर्टिलिटी हो जाती, यानी बांझपन का शिकार हो जी जाते हैं। हाँ जी हाँ। जी, तो जी। एक मेन कॉज इंडिया में इनफर्टिलिटी बांझपन का है ट्यूबरक्लोसिस, और कई सारे लोगों को पता नहीं है। जी जी, और जितना हम इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे तो हमको मालूम है, अभी तो पूरी दुनिया एक ही तरफ भाग रही, कोविड कोविड जी कोविड, हाँ, जी हाँ। और हम ये चीज़ छोड़ दे रहे, भूल जा रहे। बट ये भी याद रखना है कि टीबी अभी भी है, और खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना है कि भाई कोविड ख़त्म हो गया टीबी फिर चालू हो गया, वैसा भी हो सकता। बट अपन जो है ना हर सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को तो ऑलरेडी मालूम है ये कि टीबी कहीं गया नहीं है। हम जो है ना टीबी वालों से दूर रहना है, टीबी को भी उतनी ही सीरियस लेना है जितना आप कोविड को ले रहे, और नॉलेज स्प्रेड करना हमारा काम है। जी जी जी, अक्सर ये देखा जाता, पहले देखा जाता था कि जो टीबी के मरीज़ होते थे उससे लोग भागते थे, यानी एक ऐसा लगता था कि छूत छात का एक सिस्टम चल रहा जी है। जी जी। तो लेकिन अब तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा, जैसा कि आपने कहा है कि सेलिब्रिटीज़ हैं या दौलतमंद जो लोग हैं वो भी टीबी से मुतासिर होते हैं। जी जी जी, तो हम लोग जो है पहली बात तो हमारे खुद के अंदर का वो ईमान इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि अगर किसी को टीबी हो गया हमारे घर में या खुदा ना खास्ता हमको खुद को, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेना। जी जी, जो हम नहीं करते। पहली बात तो एक डर है, एक टैबू है कि बोलना किसी को टीबी है, और किसी को बोलते नहीं टीबी है घर में, अरे क्या गरीब लोगों की बीमारी है बल्कि लोग बोलेंगे कि वो नहीं बोलते। तो हमारा काम है कि हम हमारे जिनको भी टीबी हुआ हम लोग खुद आइसोलेट हो जाना। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ज़्यादा दिन का आइसोलेशन नहीं है, 15 दिन 10-15 दिन जब तक आपको खांसी है जब तक आपको आइसोलेट रहना है, उसके बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, राइट। तो वो स्प्रेड होना है पहले कि भाई बीमारी है तो आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानिए और फिर आइसोलेट हो जाइए, और उसके बाद आपकी तो ज़िंदगी नॉर्मल है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि बिल्कुल इसका कोई इलाज नहीं है, पता नहीं क्या होता, काफ़ी सिंपल सी है और डायरेक्ट ट्रीटमेंट है इसका। जी जी। अच्छा, ये फैलता कैसे है?
सबसे जो इम्पोर्टेंट स्प्रेड है उसका वो है अगेन खांसी के जरिए। जी। जिनको फेफड़ों का टीबी होता है वो लोग जब खांसते हैं तो वो दूसरों को स्प्रेड होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जिनको फेफड़ों का टीबी अगर कोई पेशेंट को है उन्होंने खांसे, सामने वालों के वो जो ड्रॉपलेट्स है जिसमें बैक्टीरिया है वो लोग इनहेल करे, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको फेफड़ों का ही टीबी हो, उससे उनको आंतड़ी का टीबी भी हो सकता, उससे उनको कमर का टीबी भी हो सकता, उससे उनको स्किन का टीबी भी हो सकता। अच्छा। हम तो पेशेंट्स देखे हैं जिनको आंखों के जो ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं जिससे आंसू प्रोड्यूस होते हैं, उसका भी टीबी देखे सो है। अच्छा। तो जिस्म का हर हिस्सा टीबी से मुतासर हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एंट्री पॉइंट हमारे सांस के जरिए ही है। जी। हमारी जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे ही स्प्रेड होता है। अब जैसा कि अब आप देखेंगे कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथ धोते रहिए, या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, या फिर फेस मास्क इस्तेमाल कीजिए। तो टीबी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली सेम वही प्रिकॉशंस हैं। हाथ क्लीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग उनसे करना है जिनको टीबी की अलामत है। जितना कोविड फैला हुआ है, हम देखे लाखों करोड़ों लोगों को टीबी, वैसा नहीं है फिलहाल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर शादी में 10 लोग हैं, वैसा नहीं होता। अब कोई दावत में जाएंगे तो कोविड के 10 लोग, ज़माना ऐसा था कि 15-20 लोग को कोविड रह रहा था उसमें से। बट अभी टीबी के साथ तो जनरली वैसा नहीं होता। तो हमारा मास्क ऑन रखना हमेशा और हमारा हैंड सैनिटाइज रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और ये तीनों को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अक्सर देखा गया है कि जो टीबी में मुब्तला होते हैं उनके बारे में अगर कोई डॉक्टर से रुजू होता है तो डॉक्टर यही सवाल करते हैं, क्या ये मौरूसी है या हेरिडिटरी है, आपको क्या कोई आपके बड़ों में ये बीमारी थी, इस तरह के सवाल करते हैं। तो ये मौरूसी बीमारी है? नहीं, ये स्प्रेड, ये ट्रांसफ़र नहीं होती है हेरिडिटरी, बट जनरली क्या होता है कि हम सोर्स का पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आई तो आई कहाँ से। तो मेरे पास भी जब कोई पेशेंट आते हैं टीबी के, तो मैं पूछता हूँ कि आपके कोई घर में किसी को टीबी है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जवाब यह आता है कि भाई हमारे ससुरे को था, हमारे खालों को था। तो वैसा स्प्रेड होता। ये बाई जेनेटिक्स तो स्प्रेड नहीं होता। मोस्टली कोई फैमिली में होते, कोई दोस्त होते, वर्क प्लेस में कोई होता, अच्छा, कोई स्कूल में होते हैं, तो ऐसा स्प्रेड होता है। ये जेनेटिकली और हेरिडिटरी तो नहीं फैलती बीमारी। जी। अब नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब के बारे में बताया है कि डॉक्टर मोहम्मद फैसल समीर हॉस्पिटल आसिफ नगर के कंसल्टेंट है। इसके अलावा क्लाउड 7 हॉस्पिटल जो शेखपेट है उसके भी कंसल्टेंट हैं। और समीर हॉस्पिटल के बारे में अक्सर ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो वबा ने शिद्दत इख्तियार की थी, उस दौरान वाक़ई उसके बारे में बहुत अच्छे यानी मुस्बत बातें की गई। लोगों के से ये सुना गया कि वहाँ पर अच्छा इलाज किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें तो आती है। तो अब समीर हॉस्पिटल में जिस तरह कोरोना वायरस का आप लोगों ने खुसूसी इलाज किया, तो क्या वहाँ पर टीबी का भी खुसूसी इलाज होता है? हमारे पास वहाँ पर समीर हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक बिल्डिंग आइसोलेट की है। एक आइसोलेटेड बिल्डिंग बनाई है जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स नहीं जाते हैं। तो वहाँ पर सबके लिए अलग अलग रूम है। वहाँ पर कोई जनरल वार्ड का सिस्टम नहीं है। तो नॉर्मल पेशेंट जो इन्फेक्टिव नहीं है, जिनको कोविड नहीं है या टीबी नहीं है, कोई दूसरे बीमारी नहीं है, उनके लिए एक अलग एरिया है जो नॉन इन्फेक्शियस एरिया जिसको बोलते हैं। ये इन्फेक्शियस एरिया के लिए एक आइसोलेटेड बिल्डिंग है। तो सबके लिए अलग रूम, कोई कंबाइंड बाथरूम नहीं, कोई कंबाइंड इंटरेक्शन नहीं। तो आप आपके रूम में रहिए। आपके लिए अलग टीवी है, मतलब जितने भी फैसिलिटी अलग थलग है सब। हाँ, तो उसमें क्या है, जैसे ही आप थोड़ा आपका जिस उसका बीमारी का इन्फेक्शन कम हो जाता, स्प्रेड होने की एबिलिटी कम हो जाती, तो आपको डिस्चार्ज करके घर भेज दे सकते हैं। तो टीबी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कोविड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनको जो है ना बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ऐसी बीमारी जहाँ पर भी खांसी से और आप में क्या स्पुटम से, थूक के छींटों से जो स्प्रेड होता है बीमार है, उनके लिए वो पूरी बिल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अपने दौरान वो एक बात बताई थी कि बैक्टीरिया का जहाँ तक सवाल है वो उस कदर खतरनाक नहीं थी जिस तरह फंगस खतरनाक होते हैं। जी, तो आप लोगों ने ब्लैक फंगस का भी आपसे मरीज रुजू होते थे? जी, ब्लैक फंगस के भी काफ़ी पेशेंट्स जो है हमारे पास आते थे। बट ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम ये अगेन वही हो गया था कि उसकी जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग कई सारे ब्लैक फंगस पेशेंट्स को ट्रीट किए हैं, सर्जरीज करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग क्योर हुए हैं। बट हमको फिर वही मसला आया था बीच में कि जैसे वैक्सीन बीच में नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर की परेशानी हो रही थी, ब्लैक फंगस की भी दवाइयों की काफ़ी किल्लत हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह कई बार इवन जो है ना
हमारे एमपी साहब काफ़ी हेल्प किए जी जी। वो दवाइयाँ गेन करने में, हमको दिलाने में, और कई सारे पेशेंट्स अलहमदिल्ला हम लोग जो है ना क्योर किए। अच्छा, एक बात ये है कि जो टीबी का जो इलाज होता है जी, वो कैसा होता है? टीबी का इलाज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। टीबी का इलाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जी। एब्सोल्युटली फ्री है, हम्म। उसके सारे टेस्ट फ्री हैं, और कोई भी हर लेवल तक उसकी टीबी का इलाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री है। जो दवाई गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं ये बहुत अच्छी कंपनी की इनफैक्ट, अच्छा। एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स में हम उसको शुमार कर सकते हैं। जी। तो उसकी ट्रीटमेंट होती जनरली 6 मंथ से लेकर कभी कभी 9 मंथ्स तक, थोड़े लोग एक्सटेंड भी करते हैं उसको। अलग अलग कंट्रीज़ का, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग अपना तरीका है, बट कम से कम 6 मंथ्स एक प्रोटोकॉल है जहाँ पर हम 4 से 5 दवाई एक अलग उसमें देते हैं, फिर 3 दवाई एक अलग टाइम पे देते हैं। तो मिक्सचर ऑफ ड्रग्स हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, बस सही टाइम पे लेना और उसको कंटिन्यू करना। हमारे पास ज़्यादातर माशरे में ये है कि कॉमन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसानी फितरत कि आप 2-3 दिन दवा खाए, तबीयत ठीक हो गई तो हम, अरे भाई अब तो तबीयत ठीक हो गई, हम छोड़ देते हैं। बट टीबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि मैं मेरे पेशेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, मेरे वर्डिंग्स थोड़े स्ट्रांग रहते हैं कि जो है ना, घर में बर्थडे रही है या फ्यूनरल, जी हाँ, ठीक है, ये गोली खाना इंपॉर्टेंट है। हाँ। कुछ भी हो जाए ये गोली नहीं छूटना, अगर जलजला भी हो जाए, दुनिया खत्म हो रही है, आप गोली खाओ फिर भागो। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस, ताकि पेशेंट समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये गोली लेना। जी जी। वो भी नहार पेट लेने के ज़्यादा थोड़े गोलियां हैं इसमें। अगर पेशेंट्स फॉलो अप करेंगे तो क्योर रेट बहुत अच्छा है ट्यूबरक्लोसिस का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। एक सवाल ये भी है कि आप जिस तरह इलाज करते हैं, तो लेकिन आपने जो बताया कि 9 महीने भी होता है, 6 महीने भी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्स होता है वो कितने माह का होता है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस है, तो कई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और पल्मोनोलॉजिस्ट देखते हुए, उसको मॉनिटर करते हुए 2 साल तक भी उसको खींचें। जी जी। 2 इयर्स तक भी देखा गया है ट्रीटमेंट उसका। फिर इसमें थोड़े अलग टाइप का टीबी भी आता, जो बेसिक फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं हम, उस पर क्योर नहीं होता, हम सेकेंड लाइन पे जाना पड़ता। अच्छा। तो अगर वो सेकेंड लाइन विल वांट हो गई तो और थोड़ा उसका एक्सटेंशन हो जाता। जी 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 अच्छा, ये जैसा कि आपने अलामतों के बारे में बात जी की जी है, जी। अलामतें, तो आपने मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ जो किस्म के टीबी होते हैं उसके बारे में बताया है, लेकिन जो अलामतें हैं, जैसा अक्सर ये देखा जा रहा है कि ख़वातीन में या बच्चियों में या लड़कियों में, नौजवान लड़कियों में रीढ़ की हड्डी का टीबी बहुत ज़्यादा होता है। जी 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 जी। तो उसमें थोड़े मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि टीबी कौन सा होता है और कैसा उसका प्रेजेंटेशन है। तो पहली बात है वेट लॉस, वजन कम होना, खांसी, बुखार। ये तो सबको मालूम है कि जो नॉर्मल हम जिसको टीबी बोलते हैं उसका है खांसी, वेट लॉस और बुखार। फिर आता है यहाँ पर लिम्फ नोड टीबी कहते हैं हम, तो गुदूद। अच्छा। गुदूद का टीबी बहुत बहुत कॉमन है, खास तौर पे बच्चों पे। अच्छा। गुदूद का मतलब गर्दन के गुदूद या बगल के गुदूद या पैर के पास के गुदूद अच्छा। थोड़े बड़े हो जाते और दर्द होना शुरू होते। अच्छा। तो वो गुदूद का टीबी होता है, वो भी बहुत कॉमन है। उसमें भी फिर बुखार, वेट लॉस और गुदूद की साइज का बढ़ते जाना, ये भी ज़्यादातर बच्चों में, लेडीज़ में होता है, राइट। और उसके बाद हो गया आपकी रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस। ये तो ऐसा कोई भी ज़्यादातर टीबी में डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि मर्द में ज़्यादा औरत में ज़्यादा है, किसी को भी हो सकता है। बट मैं तो, हमारे पेशेंट ज़्यादातर यंग एज के ही आते हैं जिनको पीठ की रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस है। और तो उसमें फिर पीठ में दर्द रहना कंटिन्यूसली, बुखार होना, वेट लॉस होना। वेट लॉस ज़्यादातर हर टीबी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है, फीवर और वेट लॉस। गुदूद का बढ़ना लोग जो है समझते नहीं, कई सारे लोग, अरे भाई यहाँ सूजन आ जा रही समझते हैं, गुदूद बढ़ जा रहा समझते हैं, वो लोकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। कभी कभी तो मेडिकल शॉप पे बता के भाई हो रहा तो उन्होंने कुछ तो भी क्रीम लिख देते। तो उसका इंपॉर्टेंट है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, सही डॉक्टर के पास। और गुदूद की टीबी क्योंकि बहुत इजीली ट्रीटेबल है, तो ये सब में हम पता लगा लेना इम्पोर्टेंट। जी जी। अच्छा, हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, जैसे कैंसर के स्टेजेस होते हैं, तो क्या टीबी के भी स्टेजेस होते हैं? टीबी के स्टेजेस नहीं होते, कि ऐसा है कि आपका अगर जिस्म का हिस्सा है, आपका फेफड़ा है फॉर एग्जांपल, उसमें इनिशियली खांसी होना शुरू हो गई, आप एक्सरे निकाले तो एक 5% लंग डैमेज हुआ, तो ये तो इनिशियल स्टेज हो गया। अच्छा। हम उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तो 5% जल्दी ठीक हो जाएगा, हमारी बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा, वेट लॉस जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम उसकी ट्रीटमेंट को इग्नोर करें तो 5% जाके 10% जाके 50 जाके 90% तक आ जाता, फिर वो 90% तक आ जाता। ये तो कोई स्टेज नहीं हुआ, ये आपका एक्सटेंशन हुआ बीमारी का। तो कभी कभी वो 90% भी जल्दी ठीक हो जाता, कभी कभी देर लगती। सो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा है कि बीमारी का जितना जल्दी इलाज हम इनिशिएट करेंगे
तो शिफा उतनी जल्दी मिलेंगी। खैर शिफा तो अल्लाह की तरफ से है, बट हर एक आदमी का जो है जल्द से जल्द बीमारी को आप पकड़ना ताकि ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए। गाड़ी पूरी खराब होने से पहले आप ट्रीटमेंट कराए, मैकेनिक के पास लेके जाना बेटर है। तो वैसे ही समझा। लेकिन जहाँ तक मैकेनिक की बात की आपने, तो खर्च की भी बात आती है। तो टीबी के जो मरीज हैं उन पर क्या खर्च आता है बीमारी के इलाज के लिए, एक आम तौर पे एक अंदाजन? तो बेसिकली मैं तो हमेशा जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको एक डायरेक्शन समझाता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल फ्री है, हर पूरा जीरो से लेकर एंड तक पूरा ट्रीटमेंट फ्री है, आप जाके रुजू हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगेन थोड़ा गवर्नमेंट में कभी कभी हमारे लोग डरते कि भाई हम जाना सरकारी दवाखाने में जाना, वो थोड़ा एक डाउट आता। अगर आप प्राइवेट भी लेना चाह रहे तो बहुत ही सस्ती है ट्रीटमेंट। मैं नहीं समझता हूँ कि महीने में 1000 या 2000 रुपए से ज्यादा लगती, और मैं समझ सकता हूँ कि 1000-2000 थोड़े लोगों के लिए वो भी ज्यादा है, बट नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए 1000-2000 उतना ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जब नॉर्मल जो हो जाते हैं लोग, क्या फिर दोबारा वो मुतासिर होते हैं? अगर आपकी ट्रीटमेंट अधूरी छोड़ दिए तो हाई चांसेस है कि आपको फिर टीबी वापस आएगा और उससे बढ़कर जोर से आएगा। जी। और ऐसा आएगा कि ये नॉर्मल दवाई काम नहीं करेंगी, दूसरी दवा लेना पड़ेगा। जी। हम उसको MDR टीबी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो फिर क्या उसका इलाज कैसा करते हैं आप लोग? उसमें अलग दवाइयाँ आते हैं फिर, वो काफ़ी महंगे हैं, वो काफ़ी महंगे। अगेन वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री हैं। जी। अच्छा, ये आप वैसे तो कोरोना के दौरान जो जब शिद्दत इख्तियार की गई थी कोरोना वायरस के वबा ने, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, और माशाल्लाह से हम लोग ने देखा भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आपको बहुत देखा, खुद हमारे चैनल पे आपके इंटरव्यूज़ भी आए हैं, और अक्सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप सेलिब्रिटीज़ का इलाज करते हैं, तो क्या आपसे गरीब रुजू नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह से जो है अल्लाह का एहसान है कि हर सोसाइटी, हर तबका, हर क्या कर हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लोग आते हैं, और वो अब कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि भाई वो लोग आए थे, और बहुत अच्छे लोग हैं जो भी लोग हम पास आए थे इलाज के लिए। एंड माशाल्लाह हर सब आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब आते हैं। जी। और अल्लाह का एहसान है कि मौका मिल रहा है कि सबको ट्रीट कर सकते। जी। आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के दिगर जो शहर है, दूसरे जो सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उनसे और हैदराबाद का अगर कंपेयर किया जाए हैदराबाद को, तो पेशेंट्स की तादाद क्या होती है ट्यूबरक्लोसिस की? जी हाँ। ट्यूबरक्लोसिस का अगेन ऐसा है कि जो ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड डेंस एरियाज हैं, डेंस पॉपुलेटेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीबी है। फॉर एग्जांपल मुंबई है, मुंबई में वो जो मैं अभी आपको बता रहा था MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, शायद इंडिया के सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पर हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, पूरी कंट्री से वहाँ पर लोग आके काम वो करते हैं। तो जितने भी डेंसली पॉपुलेटेड हैं, स्लम्स जहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। एक बहुत अहम सवाल ये है कि अक्सर लोगों के जहनों में ये बात पैदा होती है कि बीमारियों से बचने के लिए जो इलाज बिल ग़िज़ा जो होता है, यानी ग़िज़ा के ज़रिए जो इलाज होता है, और ख़ुद को रोकना पड़ता है, जैसा कंट्रोल करना है बीमारी को, तो टीबी के बारे में कहा जाता है कि जो देसी मुर्गी होती है उसके अंडे इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स है वो इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की बातें आती है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से तो अच्छी डाइट आपके लाइफस्टाइल का पार्ट रहना चाहिए। अच्छा प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। आजकल काफ़ी लोगों को इसकी चीज़ का जो है नॉलेज हो गया है, बट ख़ास तौर पे अगर आप ट्यूबरक्लोसिस का देखा जाएगा तो इवन सरकारी दवाखाने में भी मेरे को जहाँ तक याद है कि बॉइल्ड एग्स उन टीबी पेशेंट्स का डाइट का हिस्सा थे, जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलते थे शायद। टीबी पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे अलग डाइट बनती थी, और हम जो सुनते थे कि पहले विकाराबाद में जो टीबी सैनिटोरियम था, वहाँ के टीबी पेशेंट्स के लिए स्पेशल डाइट मिलती थी, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स के लिए। ख़ासतौर पे मेरे सारे पेशेंट्स को जो टीबी से मुतासर हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अंडे जो काफ़ी सस्ती चीज़ है और बहुत ही न्यूट्रिएंट है, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, प्रोटीन वैल्यू अच्छी है, फैट कंटेंट अच्छा है, तो 2 से 3 अंडे आपकी डाइट में डेली आना चाहिए। यानी देसी मुर्गी के या फिर ये रेगुलर देसी मुर्गी? अगेन एक स्पेसिफिकेशन है, वो एक
एक लग्जरी है। अच्छा जी ठीक है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है देसी मुर्गी मतलब मिलना, टाइम पे मिलना। जी। आप बेसिक पहले करेंगे फिर लग्जरी में जाएंगे। जी। तो आप पहले जो रेगुलर अंडे आपको मिल रहे हैं वो तो खाना शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा जाता है टाइमिंग के बारे में पूछा जी जी जाता जी है, खासतौर से डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो जैसा कि आप समीर हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते हैं एज ए कंसल्टेंट, जी। तो क्या आपके टाइमिंग होते हैं? क्योंकि हमारे जो लोग देखते हैं, हो सकता है कि कई लोग टीबी से मुतासिर हैं और वो जानना चाहेंगे कि आपसे अगर रुजू हो तो कैसा जी हो? जी। मैं जनरली समीर हॉस्पिटल में इवनिंग 8 बजे से 10 बजे तक रहता हूँ, हाँ ऑलमोस्ट एवरी डे, संडे को छोड़ के। सो वो मेरा फिक्स टाइमिंग है 8 to 10। अब इंशाल्लाह क्लाउड 7 पे भी जो है 6 to 8 ऐसा रखने का इंशाल्लाह जी टाइम जी। है। एक हमारी रिवायत रही है नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम में अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं, और आज मैं चाहूँगा कि डॉक्टर फैसल टीबी से बचने के बारे में आवाम को एक मैसेज दें। तो मेरा अगर आज का मैसेज अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टीबी ख़त्म नहीं हुआ है। टीबी अभी भी इंडिया में है, सारी दुनिया में है। टीबी उतना ही डेंजरस है जितना पहले था। कोविड तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी है, बट टीबी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि हम कोविड से बच जाएं और टीबी से मुतासर हो जाएं। सो अपने मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। अगर आपको फीवर ज़्यादा है और आपका वेट लॉस हो रहा है, कोई गुदूद बढ़ रहा है, घर में किसी को बच्चों को इनफर्टिलिटी है, तो प्लीज़ आपके लंग स्पेशलिस्ट के को रिज्यू होइए एंड जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा मैसेज है नाज़रीन। इसी के साथ और इसी प्यारे मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।